गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3। मैं आकाश आनंद, स्कूल टीचर 11-12 श्री धरणीधर +2 उच्च विद्यालय केसपा से आज आपके सामने उपस्थित हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है मैथ्स का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर एक बड़ा यूनिट है, तो अभी हम लोग इसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी है, जिसमें हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की माप, और उस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो त्रिकोणमितीय तदात्म्य से होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होगा, उस पर हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ अनुपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, उसके बाद क्या चैप्टर होगा, और अंत में हमारा चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। तो ये हम लोग हर क्लास में बांट के पढ़ेंगे, एक बार तो सारा चीज पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो हम लोग बारी बारी से इसका करेंगे स्टडी। तो अभी देखिए हम लोग कक्षा 10th ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग को बात करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण, और मिति मतलब माप, तीन कोणों की माप। और आप सभी जानते हैं कि तीन कोण कहां होते हैं। तीन कोण किसी ट्रायंगल में होते हैं, किसी त्रिभुज में होते हैं। यानी हम किसी त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोणों की माप करेंगे, और सिर्फ तीन कोणों ही की माप नहीं करेंगे, बल्कि उनके तीन भुजाओं को भी मापेंगे। वास्तव में त्रिकोणमिति है त्रिभुज का मापन। और त्रिभुज का मापन मतलब त्रिभुज के अंगों का मापन। त्रिभुज की तीन भुजाएं और उसके तीन कोण, यानी त्रिभुज के ये जो 6 अंग हैं, उसका मापन हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के कोण के बीच पारस्परिक संबंध क्या है, ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, इसकी बात भी करेंगे। तो बेसिकली अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि त्रिकोणमिति क्या है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज का मापन, यानी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन, त्रिभुज के अंगों का मापन, और त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन। तो ये हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए अब इसमें है कि त्रिकोणमिति हम लोग को कहां पर यूज में आता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे देख रहे हैं इमारत की ऊंचाई, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। नदी की चौड़ाई मापना, नेविगेशन करना, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ये सब जगह पर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। त्रिकोणमिति में अगर हम लोग स्टडी करें तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज से आप सभी अवगत हैं, ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो बचे हुए दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। ऐसे भी आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर अकेले एक कोण 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज में, तो बाकी के जो दो कोण हैं उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, यानी बाकी के जो दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे और एक कोण जो है समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। और 90 डिग्री जो कोण है उसके ये सबसे बड़ा कोण है, उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है फिक्स है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी और समकोण के सामने वाली भुजा होगी। यानी हमको कुछ नहीं सोचना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, सीधा सीधा हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा समकोण के सामने वाली भुजा। लेकिन समकोण त्रिभुज में लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब आधार भी हो सकता है और आधार लंब भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो दो न्यून कोण बचे हुए हैं समकोण त्रिभुज में, हम किस पर विचार कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, उसमें हम किसी कोण थीटा पे विचार कर रहे हैं, दो न्यून कोण है, समकोण तो है ही, दो न्यून कोण है। अगर थीटा कोण पर हम विचार करते हैं, दो न्यून कोण में से किसी एक न्यून कोण को अगर थीटा माने और थीटा पे विचार करें, तो थीटा का जो ऑपोजिट साइड होगा, यानी वो थीटा कोण जिस पर हम विचार कर रहे हैं
उसकी जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी, और उस कोण से सटा हुआ जो उसका आसन्न भुजा होगा वो आधार होगा। लेकिन अगर दूसरे न्यून कोण को हम कंसिडर कर लें, मतलब जिस न्यून कोण को हम कंसिडर कर रहे थे, अगर उसको थीटा मान के कंसिडर कर रहे थे, तो जो दूसरा बचा हुआ न्यून कोण है अल्फा, अगर उसको हम कंसिडर करेंगे तो उस अल्फा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा और दूसरा भुजा आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को देख समझ के निर्णय लेना होगा, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं। तो लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, इसका निर्णय हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कर्म जो है उसके लिए निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है कर्ण, आधार और लंब के बीच, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इससे यह पता चलता है कि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं लंब, कर्ण और आधार, अगर इन तीन भुजाओं में अगर कोई भी दो भुजा अगर दिया हुआ रहे तो तीसरे का हम लोग माप निकाल सकते हैं। हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम का जो सूत्र है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होता है? तो देखिए, अब यहां पर यह बात है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं में अगर कोई दो भुजा का लेकर अनुपात बनाए, या तो हम लंब और कर्ण का अनुपात लें या कर्ण और लंब का अनुपात लें, या तो हम आधार और कर्ण का अनुपात लें या कर्ण और आधार का अनुपात लें, या हम लोग लंब और आधार का अनुपात लें या आधार और लंब का अनुपात लें, तो यहां पर 6 पॉसिबिलिटी बनता है, यहां पर 6 संभावनाएं बनती है। तो इसीलिए किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। और ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कौन कौन है? तो आप देख रहे हैं यहां पर साइन है, कॉस है, टैन है, और कॉसेक है, सेक है और कॉट है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। और 6 क्यों होता है इसका कारण भी आप समझ गए, 6 से ज्यादा संभव भी नहीं है। हम लंब और कर्ण का अनुपात लें या कर्ण और लंब का अनुपात लें, हम आधार और कर्ण का अनुपात लें या कर्ण और आधार का अनुपात लें, हम लंब और आधार का अनुपात लें या आधार और लंब का अनुपात लें, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 6 से ज्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना किसी भी समकोण त्रिभुज में संभव नहीं है। इसलिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है आप देख रहे हैं कि इसमें थीटा सब में लगा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सब में थीटा लगा हुआ है। और समकोण त्रिभुज का ये न्यून कोण है। अगर ये थीटा नहीं लगा हुआ रहता तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश के डिक्शनरी में भी खोजिएगा तो SIN साइन का मतलब कुछ नहीं, COS कॉस का मतलब कुछ नहीं, TAN टैन का मतलब कुछ नहीं। इसका फुल अगर हम देखें तो साइन का पूरा स्पेलिंग होता है SINE, कॉस का पूरा होता है COS SINE, कोसाइन, टैन का TANGENT, टैंजेंट, चौथा कॉसेक का COSECTAN, कोसेकेंट, इसको हम लोग कोसेकेंट, इसको सेकेंड और इसको कोटेंजेंट बोलते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है इनको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन कर दूं कि बच्चों बताओ त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को आप परिभाषित कैसे करोगे, तो आपका सीधा सीधा जवाब मिलेगा कि सर त्रिकोणमितीय निष्पत्ति किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाओं का अनुपात है। सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ और भी बोलना पड़ेगा, तब हम उस परिभाषा को परफेक्ट बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है जब भी परिभाषित है तो वो किसी समकोण त्रिभुज के कोण के लिए परिभाषित है। जब इसमें थीटा एंगल लगेगा तभी इसका अर्थ निकलेगा, अगर इसमें थीटा एंगल नहीं लगेगा तब इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो आप ये बात जान लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को परिभाषित करते हैं तो उसमें कोण का लगा होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें कोण नहीं लगा हुआ है तो आप त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये देख रहे हैं कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है इसका कनेक्शन, इसका संबंध त्रिभुज के कोण से है और त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात से भी है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होती है वो त्रिभुज के कोई दो भुजा और उसके एक कोण के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति वह है जो किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा और शेष कोई एक कोण और शेष दो भुजाओं के बीच एक संबंध को पुनर्स्थापित करती है। ये होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। और बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अगर आप साइन थीटा को याद करेंगे ना तो कॉसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा आपका लंब बटा कर्ण है, जिसको हम P बाई एच बोलते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा H बाई P यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल आपका कॉसेक थीटा है। ठीक उसी प्रकार से कॉस थीटा आधार बटा कर्ण B बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा और ये हो जाएगा H बाई बी। और ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा लंब बटा आधार यानी P बटा B है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B बटा P हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन कॉस टेन अगर आप याद करते हैं तो बाकी आपको शेष जो कॉसेक सेक और कॉट है वो अल्टीमेटली याद हो जाएगा। और याद करने का एक ट्रिक भी है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इससे आप याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो अभी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी मैं बता दूंगा कि हम किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। आप देख लीजिए, अगर साइन थीटा P बटा एच है और कॉस थीटा B बटा एच है, अगर इन दोनों का अनुपात लेंगे तो H और H कैंसिल हो जाएगा, तो P बटा B निकल के आएगा। तो P बटा B क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात है वो टेन थीटा का बराबर है। और टेन थीटा का जो है अगर उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। और याद रखिए कि कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा है, या साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा है, या ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा। उसी तरह से सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा होगा, और सेक थीटा और कॉस थीटा का जो गुणनफल होगा वो भी 1 होगा। और उसी तरह से tan थीटा 1 बटा कॉट थीटा के बराबर है, तो tan थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा। तो tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, या tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बच्चे ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, अगर ये सब बात हम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जब 11th और 12th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये आपका बेस है, और आपको 11th क्लास में ये सब चीजें नहीं बताई जाएगी। इस 10th का ये फंडामेंटल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही क्लास 10th से होती है ना, आपने 8-9 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री को, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर ये आप समझ गए तो पूरा बेस आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पर। ये प्रारंभिक स्तर का प्रश्न है बच्चों। कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन का 3 लेवल होता है। एक बिगिनर लेवल जो कि आपको अप्रिशिएट करने के लिए होता है कि आप क्वेश्चन बनाना चालू करें और आपसे क्वेश्चन बनता चला जाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसलिए शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक लेवल के, एकदम डिफिकल्टी लेवल उनका बिगिनर्स वाला होता है। और फिर आप जब बिगिनर्स लेवल को पार करते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन में पहुंचते हैं, यानी मध्यम कठिनाई स्तर के प्रश्न आपको मिलते हैं। और जब उसमें आप पारंगत हो जाते हैं तब आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो अभी बिगिनर्स लेवल का क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, और हमारे पीपीटी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, आप आर एस अग्रवाल की बुक से करें, या और किसी दूसरे रेफरेंस बुक से करें, लेकिन आप जितना ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं भी आपको इस पीपीटी के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे, बिगिनर्स लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, और एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो स्टार मार्क क्वेश्चन होते हैं, जो कि थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन होता है, जो कि ओलंपियाड वगैरह में पूछे जाते हैं, एनटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वो आपका आईआईटी जेई लेवल के फाउंडेशन का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फंडामेंटल बेस को मजबूत करना होता है। देखिए, बहुत आसान यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ट्रायंगल एबीसी है, और ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, एबी हमारा 3 सेंटीमीटर है, और बीसी हमारा 4 सेंटीमीटर है। आप देखिए कि एक समकोण त्रिभुज का हम एक बहुत ही बिगिनर लेवल का क्वेश्चन लिए हैं। इस समकोण त्रिभुज में
बी आपका 90 डिग्री का है, यानी इससे क्लियर है कि बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, बी के सामने वाली हमारा बी जो है वो समकोण है, बी कोण जो कोण बी है वो 90 डिग्री है, यानी समकोण है। और समकोण जो है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो एसी आपका कर्ण है, एसी आपका कर्ण है। और यहां पर यहां जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो कोण ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो कोण ए के लिए लंब कौन होगा इसका निर्णय आप ले सकते हैं, कोण ए के लिए आधार कौन होगा इसका भी निर्णय आप ले सकते हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें क्या करेंगे कि आपको कर्ण का निकालना पड़ेगा, ए भी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी हमारा कर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग कर्ण की लंबाई निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगाइए साइन थीटा पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच टेन थीटा पी बाई बी, आप पुट करिएगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बिगिनर्स लेवल का क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग इसमें भी देखिए कि tan a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, tan a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और sin a cos और cos a का नाम निकालना है हम लोग को। तो देखिए यहां पर एक एप्लीकेशन है कि अभी जो मैंने त्रिकोणमिति में बताया कि त्रिकोणमिति में अगर आपको टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, अगर उसमें किसी एक का भी मान दिया हुआ रहेगा ना तो बाकी 5 का आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। आप यहां देखिए कि जो क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, इसमें tan a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है और आपको sin a और cos a का वैल्यू निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहां पर भी एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि 3 cot a बराबर 4 हम लिख दिए हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। 3 cot a बराबर 4 लिखे हैं तो अगर 3 को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 को अगर हम इस साइड में लेंगे तो cot a बराबर 4/3 होगा। तो जहां एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी का तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी हम लोग कर लेंगे। अब जो है हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, अब थोड़ा हम लोग समराइज करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमिति कोण और भुजाओं के बीच का गणितीय संबंध है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में हम लोग बात किए थे कि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। तो लंब और आधार को कैसे हम लोग निर्णय लेंगे उसका, इस बात का भी हम लोग जिक्र किए। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में बात किया। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करके एक संबंध को जाना कि लंब कर्ण और आधार के बीच क्या संबंध है और अगर एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दी गई है तो बाकी का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला जो हमारा क्लास होगा बच्चों, उसमें हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री का परिचय था। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेशल एंगल्स के वैल्यू के बारे में आपको मैं डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, मान निकाल के बताऊंगा। उस पर चैप्टर्स को अलग तरह के फ्रेम होंगे, वो हम लोग करेंगे। और इसमें आपको बहुत सारे एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी के जो पहले एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, उसके एग्जांपल्स का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही आपका फंडामेंटल बेस होगा। और उसके बाद आप थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं, रेफरेंस बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फैक्ट्स है, त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन है, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है। अगर किसी तरह का डॉट अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।